बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से सभी को खुशामदीद कहते हैं लर्नर पॉइंट एकेडमी में। आज हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन हमने स्टडी करनी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। किस चीज़ की एप्लीकेशन है हमारे पास? गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है। तो आखिरी जो एप्लीकेशन हमारे पास गॉसेस लॉ की है वो आज हमने जो है इसमें स्टडी करनी है जी। हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? अगेन जी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी कि यहाँ पे हमने ई कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई रिक्वायर्ड है हमें, ये हमने कैलकुलेट करनी है। किसकी वजह से कैलकुलेट करनी है? बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की प्लेट्स होंगी, पैरेलल होगी, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगी। और वो कौन सा चार्ज होगा? उन पर हमारे पास अपोजिटली चार्ज होगी। यानी अगर हम एक प्लेट लेंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके सामने वाली जो अपोजिट हमारे पास प्लेट होनी चाहिए उस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए जी? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अगर आप इसके लिए यहाँ पे हल्की सी डायग्राम बनाना चाहें तो हमारे पास ये जो प्लेट्स होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी आपके सामने। एक ये प्लेट होगी हमारे पास, इस पे अगर हम पॉजिटिव चार्जेस ले लें, इस तरह से हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ले लिए, ठीक हो गया जी। दूसरी प्लेट हमने बिल्कुल इसके पैरेलल लेनी है, बिल्कुल इसके सामने हमने यहाँ पे दूसरी प्लेट लेनी है जी, इस तरह से। अब इस प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा जी? नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से यहाँ पर आपने नेगेटिव चार्जेस जो है वो शो कर देने हैं। तो हमारे पास दो प्लेट्स हो गई जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं और इन पे कौन से चार्जेस हैं जी? अपोजिट चार्ज है। एक प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव का चार्ज है और दूसरी साइड पे हमारे पास जो दूसरी प्लेट है उस पे कौन सा चार्ज है जी? नेगेटिव चार्ज है। इस केस के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखना चाहें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस डायरेक्शन में होंगी, तो अब यहाँ पे आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से वो क्या होगी जी? आउटवर्ड होगी। और नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या होगी? इनवर्ड होगी। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है जी, ये हो गया जी। हमारे पास क्या आ गया जी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ गई। फिर हमने क्या करना है जी? हमने यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट हमने लिया है जी, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जी। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल स्पेस में है, एम्प्टी पार्ट है, मतलब यहाँ पर इसके इर्द गिर्द कोई भी क्लोज सरफेस नहीं है। तो गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगी। और आपने याद रखना है कि अगर आपके पास अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होंगी तब आपने जो क्लोज सरफेस बनानी है वो आपके पास एक बॉक्स होना चाहिए, या इसके लिए आप जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो आपने इस्तेमाल करना है क्यूब का। क्या बनानी है? आपने एक क्यूब बनानी है। तो अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लें इस तरह से, ये हमने एक बॉक्स बना लिया है जो कि क्लोज सरफेस है। और ये वाला जो हमने पॉइंट लिया है जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये जो सरफेस है क्लोज सरफेस, इसका हिस्सा होना चाहिए वो वाला पॉइंट जी। इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जी। इसको आसान बनाने के लिए अगर हम यहाँ पर अपने एक मॉडल इस्तेमाल करें तो अब यहाँ पर हमारे पास कितनी प्लेट्स हैं जी? दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव का चार्ज और दूसरे पे हमारे पास क्या है जी? नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये हमारे पास इससे पहली एप्लीकेशन में हमने यही मॉडल इस्तेमाल किया था। ये वाली साइड अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये वाली पॉजिटिव प्लेट है जी। तो इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से किधर जा रही है जी? नेगेटिव की तरफ। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी दूसरी साइड पे भी हमने पॉजिटिव चार्जेस लिए थे, ये जो दूसरी प्लेट है, तो इनकी जो डायरेक्शन थी हमारे पास वो इस तरफ थी पहले, मतलब कि इनकी जो डायरेक्शन होगी जहाँ पर हमारी उंगली है इस तरफ, ये हमारे पास डायरेक्शन होगी इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। लेकिन आप सबको पता है कि हमारे पास इसके सामने कौन सा चार्ज है जी? नेगेटिव चार्ज है।
तो ये वाले जो हमारे पास ऊपर पॉजिटिव चार्जेस पहले जा रहे थे इससे पहले केस में, यानी ये जो अपवर्ड चार्जेस थे हमारे पास पॉजिटिव, अब इनके सामने कौन सी प्लेट आ गई है जी, नेगेटिवली चार्ज प्लेट आ गई है। तो ये क्या करेंगे, ऊपर जाने की बजाय यानी अपवर्ड जाने की बजाय, चूंकि इनके सामने अब नेगेटिव चार्ज है तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होती है जी, अट्रैक्शन होती है। तो ये ऊपर जाने की बजाय अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगी इस तरह से। अब ये जो है इनकी डायरेक्शन भी क्या हो गई है, तब्दील हो गई है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है इन चार्जेस की, अब वो ऊपर जाने की बजाय अट्रैक्शन की तरफ जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या हो जाएंगे जी, ज्यादा हो जाएंगे इस तरह से। अब जो ऊपर पहले चार्जेस जा रहे थे वो ऊपर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके सामने कौन सी प्लेट आ गई है जी, नेगेटिव चार्ज प्लेट आ गई है। तो ये ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ इस तरह से आएंगे। अब चूंकि चार्जेस ज्यादा हो गए हैं तो चार्जेस ज्यादा होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है वो ज्यादा हो गई है। अब ये हमने एक पॉजिटिव जो चार्ज प्लेट ली थी ये हमारे पास है। इसी तरह से अगर हम एक और प्लेट यहाँ पर कंसिडर करें, ये यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बना लेंगे, ये इस तरह से जी। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की प्लेट्स आ गई हैं, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स है और ये हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज प्लेट है। पहला हमारे पास जो केस था वो कुछ इस तरह से था जी। अब क्या होगा, जो ऊपर वाली हमारे पास चार्जेस थे, जो पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ निकल रहे थे, वो ऊपर जाने की बजाय किधर आ जाएंगे, नीचे की तरफ। नीचे क्यों आएंगे, क्योंकि अब इनके सामने हमारे पास क्या आ गया जी, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये ऊपर जाने की बजाय किधर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम गॉस लॉ का फार्मूला लिखें तो वो हमारे पास होता है जी, फाई थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। ये हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है गॉस लॉ का वो हमने लिख लिया जी। अब यहाँ पे हमारे पास चार किस्म का फ्लक्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चार डायरेक्शन बन रही हैं जी। अगर हम एक बॉक्स की बात करेंगे तो हमारे पास चार डायरेक्शन आएंगी, लेकिन अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब के लिए हमारे पास 6 डायरेक्शन बनेंगी। क्यूब के लिए आपके पास 6 डायरेक्शन बनेंगी, और बॉक्स अगर आप सिंपल है आपने एक बॉक्स लिया तब आपके पास 4 डायरेक्शन बनेंगी जी। कैसे बनेंगी जी, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट हमने लिया था, एक पॉइंट इसका ये होगा, यानी वेक्टर एरिया अगर हम ड्रा करना चाहें तो ये डायरेक्शन उसकी बनेगी एक। इसी तरह से एक इसकी अपोजिट बिल्कुल अपवर्ड, ये हमारे पास वेक्टर एरिया हो गया। इसी तरह से एक डायरेक्शन ये बनेगी, और जो चौथी डायरेक्शन है बॉक्स के लिए वो हमारे पास ये बनेगी। ये हमारे पास 4 डायरेक्शन होंगे एक बॉक्स के लिए। अगर क्यूब आप लेंगे तो क्यूब के लिए हमारे पास 6 डायरेक्शन बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब क्यूब होती है उसके हमारे पास 6 साइड्स होती हैं जी। तो हमने बॉक्स लिया तो हमारे पास यहाँ पर जो 4 साइड्स बनी हैं, 4 किस्म के वेक्टर एरियाज हमारे पास आए हैं। एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है, एक राइट साइड की तरफ है, और एक हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। तो हमने 4 किस्म के फ्लक्स कैलकुलेट करने हैं, बहुत ही आसान है जी। फ्लक्स थ्रू अगर हम पहले पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो φ1 आएगा हमारे पास E1 A1 cos ऑफ थीटा। हमने एंगल देखना है जी। लेट्स सपोज इस साइड को हमने पहली साइड का, ये वाली जो साइड है ये हमारे पास पहली साइड है, फर्स्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो किधर है जी, डाउनवर्ड है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, इस केस के लिए डाउनवर्ड है। और हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड की तरफ है। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना हो रहा है, ये हमारे पास वेक्टर एरिया A1 की डायरेक्शन हो गई, और ये हमारे पास E1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा जी, 90 डिग्री बनेगा। और जब एंगल 90 डिग्री का होगा तब आपने जो cos की वैल्यू पुट करनी है E1 A1 cos ऑफ 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है आपके पास 0। तो आपके पास फ्लक्स जो है φ1 वो कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। इसकी अपोजिट साइड पर आ जाते हैं जी। ये दूसरी साइड हमने लेट्स सपोज ली है,
इसका जो वेक्टर एरिया है वो A2 है। इसके लिए अगर हम फ्लक्स मालूम करना चाहें तो φ2 हमारे पास किसकी इक्वल होगा, E2 A2 और cos। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है A2, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो किधर है जी, डाउनवर्ड है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा जी, 90 डिग्री का बनेगा। जब यहाँ पर भी एंगल 90 का होगा तो cos 90 कितना होता है, 0। तो ये वाला केस भी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा केस लेते हैं जी φ3, अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पर देखें ये वाला पॉइंट है जी, अब क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऊपर की तरफ नजर आ रही हैं, नहीं है, क्योंकि जो पहले लाइंस ऊपर की तरफ जा रही थी उन्होंने चूंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखा है तो अट्रैक्शन की वजह से वो ऊपर जाने की बजाय किधर आ गई है, रिवर्स होकर पीछे की तरफ आ गई, उन्होंने अपनी डायरेक्शन तब्दील कर ली है। तो अप साइड पर यानी जो ऊपर वाली साइड है अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी तब वहां पर हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो भी कितना होगा जी, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं है। आखिरी केस चौथा केस है हमारे पास φ4। यहाँ पर हमने देखना है जी, तो अगर हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देखें तो हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो भी डाउनवर्ड है, और इसी तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो भी क्या है जी, डाउनवर्ड है। जब दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम है यानी पैरेलल हैं तब हमारे पास एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू पुट करें हमारे पास आएगा E4 A4 cos ऑफ 0 डिग्री, और cos 0 का आंसर होता है 1, तो हमारे पास आ जाएगा E4 A4। और सिंपल हमने लिखने के लिए हमें इसको क्या कर देंगे, हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4, तो जब हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये तीन केस हैं, 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस E4 और A4। तो इसको हम सिंपल लिख देते हैं, हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आया है वो हमारे पास आया है EA। तो यहाँ पे हमने 4 को है जो सबस्क्रिप्ट है वो हमने खत्म कर दिया जी। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना आया, हमारे पास EA आ गया जी। ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा जी, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस फॉर 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ये हमारे पास आया जी EA इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। ये हमारे पास आ गया जी। क्या चीज कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हमने कैलकुलेट करना है। तो E को अगर हम यहाँ से अलग करें तो हमारे पास आ जाएगा जी E इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि वेक्टर एरिया आ गया। इससे पहले केस में हमने इसको स्टडी किया था, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एरिया, यानी यूनिट एरिया में आपके जितने भी चार्जेस होंगे उसको हम क्या कहते हैं जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो हमारे पास E आ जाएगा 1/ε0, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को जाहिर करते हैं जी सिग्मा के साथ। तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0 आ गया जी। तो ये रिलेशन निकला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हल्का सा कंपैरिजन करना है इससे पिछले केस में और इस केस में जी। तो वो कंपैरिजन हमारे पास क्या है जी, इससे जो पिछला केस था उसमें हमने क्या किया था, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ली थी और उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था। तो वहां पर हमारे पास जो फ्लक्स आया था, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो आई थी वो हमारे पास आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0। ये हमारे पास आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इससे पहला जो केस था दूसरी एप्लीकेशन। उसके बाद आज जो हमने तीसरी एप्लीकेशन इसकी स्टडी की है, इसका रिलेशन हमारे पास आया है सिग्मा ओवर 2ε0। इसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, यहाँ पे बटे में 2 है, यहाँ पे बटे में 2 नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होंगी तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डबल होगी, 2 गुना होगी। किससे 2 गुना होगी, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इसकी वजह क्या है जी, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमने जो प्लेट्स ली हैं वो अपोजिटली प्लेट्स हैं,
इससे पहले केस में हमने ये स्टडी किया था कि हमारे पास एक ही हमने जो है वो शीट ली थी, चार्जेस दोनों तरफ जा रहे थे, अपवर्ड भी थे और डाउनवर्ड भी थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो ऊपर वाले चार्जेस हैं अब ऊपर जाने की बजाय वो भी किधर आ जाते हैं जी, नीचे की तरफ आ जाते हैं। मतलब उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। किसकी वजह से? इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से, क्योंकि ये उसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होती है। तो वो जो चार्जेस पहले केस में जो ऊपर जा रहे थे, इस वाले केस में जो ऊपर जा रहे थे वो भी किधर आ जाते हैं, नीचे की तरफ आएंगे। जब नीचे आएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएंगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस केस के लिए वो भी क्या हो जाती है जी, डबल हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डबल देन अर्लियर केस, यानी इस केस से हमारे पास क्या आ जाएगी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास डबल हो जाएगी। तो ये था हमारे पास गॉसेस लॉ का। इसकी 3 एप्लीकेशन हमने स्टडी की है, और 3 एप्लीकेशन के लिए आपने जो क्लोज सरफेस बनानी है यानी गॉसियन सरफेस बनानी है वो आपने याद रखनी है कि वो हमारे पास जो इसकी जो गॉसियन सरफेस होगी वो किस तरह से बनेगी। सबसे पहले हमने एक हालो स्फेयर लिया था। हालो स्फेयर के लिए आपने जो गॉसियन सरफेस लेनी है वो एक स्फेयर लेना है। उसके बाद दूसरा जो हमने केस लिया था इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए, वहां पर आपने गॉसियन सरफेस जो ड्रा करनी है वो एक सिलेंडर होना चाहिए। जबकि जो तीसरा केस आज का जो केस है इसमें आपने जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया है वो आप एक सिंपल बॉक्स भी ले सकते हैं या एक क्यूब आपके पास होना चाहिए। तो ये कंप्लीट हमारे पास हो गया गॉसेस लॉ।